हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम चैप्टर प्रोसेस कंट्रोल टेक्निक में इलस्ट्रेशन नंबर 10 करेंगे और हम एनपी चार्ट सीखेंगे कि एनपी चार्ट कैसे होता है। सो आइए पहले क्वेश्चन रीड कर लेता हूं मैं। फ्रॉम अ फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग पिस्टन रिंग्स सैंपल्स ऑफ 200 रिंग्स आर टेकन डेली। अब ये एक फैक्ट्री है जहाँ पर रिंग्स बनाए जाते हैं और जो भी प्रोडक्शन होता है उसमें से 200 रिंग्स का एक सैंपल लिया जाता है चेक करने के लिए। वो क्यों लिया जाता है? हो सकता है उसमें कोई डिफेक्ट्स हो, तो डिफेक्ट्स चेक करने के लिए सैंपल लिया जाता है। द रिकॉर्ड ऑफ डिफेक्टिव रिंग्स इज गिवन बिलो। अब उस रिंग में से कुछ रिंग्स डिफेक्टिव बन रहे हैं जिसका हमें नीचे रिकॉर्ड दिया हुआ है। ड्रॉ एन एप्रोप्रिएट कंट्रोल चार्ट एंड रिपोर्ट ऑन द स्टेट ऑफ कंट्रोल। आपको एप्रोप्रिएट चार्ट बनाना है। अब जब भी चार्ट का डेटा दिया हुआ हो तो आपको यह देखना है कि आपको डिफेक्टिव आइटम्स दिए हुए हैं। इसका मतलब है कि वो आइटम पूरा ही डिफेक्टिव है या हो सकता है उस आइटम में डिफेक्ट्स हों। देखो दोनों में अलग अलग है, दोनों में डिफरेंस है। हो सकता है ये क्वेश्चन आपके बुक में आगे पीछे हो, आप नंबर्स देखकर फाइंड आउट कर लो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज करो ये मेरे हाथ में पेन है, मैं इसे लिख रहा हूं लेकिन चल नहीं रही है ये पेन, तो हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा पेन डिफेक्टिव है। बट आपने कंप्यूटर लिया, कंप्यूटर में कितने सारे पार्ट्स होते हैं, हार्ड डिस्क होता है, रैम होती है, उसमें से कहीं कोई फॉल्ट हो तो भी कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा। बट अगर वो फॉल्ट सॉल्व कर लिया जाए तो स्टार्ट हो जाएगा। तो एक कंप्यूटर में अलग अलग डिफेक्ट्स हो सकते हैं। हो सकता है एक डिफेक्ट हो, दो हो, तीन हो, यानी वो कंप्यूटर में डिफेक्ट्स हैं क्योंकि वो अलग अलग पार्ट से असेंबल किया गया है। सो जब भी आपको डिफेक्टिव दिया हो आपको एनपी चार्ट बनाना है एंड डिफेक्ट्स दिए हो तो आपको सी चार्ट बनाना होगा। नाउ ये अलग अलग डेट्स दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। 7th डेट नहीं दी हुई है, हो सकता है संडे हो या वीक ऑफ हो। सो डेट्स दिए हुए हैं अलग अलग। उस डेट में कितने आइटम्स लिए गए एज एन सैंपल, वो सैंपल लिया हुआ है 200 का, और उस सैंपल में डिफेक्टिव आइटम्स कितने निकले हैं वो लिखा हुआ है। जैसे फर्स्ट डेट पर 200 आइटम्स का सैंपल लिया गया और उसमें से 18 डिफेक्टिव निकले। सेकेंड डेट पर 200 का सैंपल लिया गया, 10 आइटम्स डिफेक्टिव निकले। सो इन्होंने ये जो आइटम्स हैं, अब देखिए डिफेक्टिव होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है कि उस दिन रॉ मटेरियल डिफेक्टिव आया हो, ये भी हो सकता है कि उस दिन मशीन में कोई फॉल्ट हो गया हो जिसकी वजह से वो डिफेक्टिव आइटम्स प्रोड्यूस कर रही थी। सो देयर आर मैनी रीजंस फॉर डिफेक्टिव। हमें वो नहीं देखना है, हम ये देखेंगे कि कम से कम डिफेक्ट्स होने चाहिए हमारे प्रोडक्ट में। सपोज कीजिए आप एक कंज्यूमर हो, आप स्टेशनरी शॉप पर गए, आपने एक पैकेट लिया पेन का जिसमें 200 पेन अवेलेबल हैं और उसमें से 18 पेन डिफेक्टिव निकल रहे हैं। क्या आप वो पैकेट एक्सेप्ट करोगे? एज अ कस्टमर आपको चलेगा कि आपने 200 पेन का बॉक्स लिया और उसमें से 18 पेन खराब निकल रहे हैं? नेक्स्ट में देखिए 10, 20, 26, 12, 15, 31, 34। अब यहां पर देखिए आप 200 पेन लेने गए, पेंसिल्स लेने गए, वॉट एवर प्रोडक्ट आप ले रहे हो वो एक पैकेट में आता है 200 के। हो सकता है आप 10 पेन डिफेक्टिव निकले तो वो पैकेट एक्सेप्ट कर लोगे, लेकिन क्या 34 पेन डिफेक्टिव निकलेंगे तो वो आप पैकेट आप एक्सेप्ट करोगे? तो हमें ये सीखना है, हमें यहाँ पर यही देखना है। सो इस चैप्टर में जब कब हम कोई प्रोसेस करके प्रोडक्ट बनाते हैं, सो उस प्रोडक्ट में कितने डिफेक्ट्स निकल रहे हैं और उन डिफेक्ट्स के साथ वो कंज्यूमर हमारा प्रोडक्ट एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है वो देखना है।
दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। आप मार्केट गए, आपने एक स्क्रूज या नट बोल्ट या व्हाट्सोएवर कोई भी आपने एक पैकेट लिया, स्टेपलर पिन का पैकेट लिया, 200 का पैकेट है, तो एज अ कस्टमर आप उसमें से कितने डिफेक्ट्स एक्सेप्ट करोगे? किसी भी बिजनेस या प्रोफेशन में एक बात याद रखना, अगर कस्टमर सेटिस्फाइड हुआ ना तो वो और 10 कस्टमर को रिकमेंड करेगा, हमारा सेल बढ़ जाएगा। लेकिन अगर कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो वो खुद तो परचेज करना छोड़ देगा, दूसरों को रिकमेंड भी नहीं करेगा। हो सकता है दूसरों को मना करे कि इस कंपनी का प्रोडक्ट मत परचेज करना, डिफेक्टिव होते हैं। सो हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारे प्रोडक्शन में कम से कम डिफेक्ट्स होने चाहिए। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं। 15 डेज का डेटा दिया हुआ है, एवरी डे 200 का प्रोडक्ट सैंपल लिया है और उसमें से डिफेक्ट कितने निकले हैं वो हमें आइटम्स दिए हुए हैं। सो सबसे पहले हम इसमें NP बार कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि मैंने आपको सिखाया, क्या सिखाया कि डिफेक्टिव, ये वर्ड याद रखना, डिफेक्टिव दिया हुआ हो तो आपको NP चार्ट बनाना है एंड डिफेक्ट्स दिए हो तो C चार्ट बनाना है। सो NP बार का फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव रिंग्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स, यानी हमारा डिफेक्टिव प्रोडक्शन कितना हुआ है और हमने सैंपल कितना लिया है। तो ये काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो हमारा M हो गया 15। हमने 15 दिन तक कंटिन्यूअस 200 का सैंपल लिया चेक करने के लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए, और उसमें से जो डिफेक्ट्स निकले हैं वो हमारे सामने हैं। टोटल 15 डेज में 304 आइटम्स डिफेक्टिव बने हैं इन द सेंस जो हमने सैंपल लिया है। सो 304 को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ सैंपल से 15, तो आंसर आ गया 20.26। ये है NP बार। आप इसे एवरेज बोल सकते हो कि एवरेज हर रोज 20.26 आइटम्स डिफेक्टिव बन रहे हैं। नाउ P बार का फॉर्मूला है NP बार अपॉन N। NP बार दैट मीन्स ये जो एवरेज डिफेक्ट आइटम्स पर डे आए हैं, ये क्या हो गया 20.26 आइटम्स पर डे डिफेक्टिव बन रहे हैं। एवरेज है ये, ऐसा तो है कि 10 आइटम्स भी डिफेक्टिव बने हैं और 34 भी बने हैं, लेकिन पर डे का एवरेज हो गया 20.26। अब हम देखेंगे कि 20.26 आइटम्स डिफेक्टिव बन रहे हैं कितने आइटम्स के पीछे। सो 200 का हमने सैंपल लिया है, सो इसे हम डिवाइड करेंगे सैंपल साइज के साथ, 20.26 अपॉन 200, तो ये हो गया 0.101 आइटम्स डिफेक्टिव बन रहे हैं पर डे पर पीस। पर पीस क्यों? क्योंकि ये 200 के पीछे है, तो हमने फाइंड आउट किया कि एक आइटम के पीछे कितने डिफेक्टिव बन रहे हैं। सो ये हो गया हमारा P बार। अब हमें आगे की कैलकुलेशन में 1 माइनस P बार की ज़रूरत होती है, तो हम क्या करेंगे, P बार तो हमारा ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका है 0.101, हम 1 में से 0.101 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.899, तो ये हो गया हमारा 1 माइनस P बार। ये हमें आगे की कैलकुलेशन में काम में आएगा। नाउ नेक्स्ट हमें सेम आगे की कैलकुलेशन में ज़रूरत होती है रूट ऑफ NP बार इंटू 1 माइनस P बार। तो दोनों ही वैल्यूज़ हमारे पास अवेलेबल हैं। NP बार भी हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पर 20.26 एंड 1 माइनस P बार कैलकुलेट हो गया 0.899। दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट करेंगे तो हमारा आंसर आ गया 4.27। नाउ जब भी हम कोई चार्ट ड्रॉ करेंगे हमें सेंट्रल लाइन, अपर कंट्रोल लिमिट एंड लोअर कंट्रोल लिमिट, ये तीनों कैलकुलेट करने होते हैं। सो कंट्रोल लिमिट्स ऑफ NP चार्ट फॉर्मूला है सेंट्रल लाइन
इज इक्वल्स टू NP बार इज इक्वल्स टू 20.26 जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है। अपर कंट्रोल लिमिट का फॉर्मूला है NP बार प्लस 3 इंटू रूट ऑफ NP बार इंटू 1 माइनस P बार। सो NP बार हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली है 20.26 प्लस 3 इंटू रूट ऑफ NP बार इंटू 1 माइनस P बार, दैट मीन्स ये वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर आए हैं, जिसे सीधा हम यहाँ पर रख देंगे। सो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12.81 प्लस 20.26, तो अपर कंट्रोल लिमिट हमारा आ गया 33.07। नाउ सेम इसी फॉर्मूला से हमें लोअर कंट्रोल लिमिट कैलकुलेट करना है, प्लस की जगह सिर्फ माइनस साइन आएगा। सो NP बार माइनस 3 इंटू रूट ऑफ NP बार इंटू 1 माइनस P बार, तो यही फॉर्मूला से हमने नीचे लोअर कंट्रोल लिमिट कैलकुलेट कर लिया। अब ये जो सेक्शन है, ये जो बना हुआ है ग्राफ, ये आपको चार्ट ग्राफ पेपर पर बनाना है। सो ग्राफ पेपर पर ऑन एक्स एक्सिस हमने डेट लिए हैं एंड ऑन वाई एक्सिस NP वैल्यू ली है। सो यहाँ पर मैं अलग अलग डेट लिख रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये डेट्स लिखी हुई है, ठीक है। और यहाँ पर NP का वैल्यू लिखा हुआ है। अब सबसे पहले आप देखिए सेंट्रल लाइन कहाँ पर आया है, तो सेंट्रल लाइन आया है 20.26, तेरा 5 10 15 20.26 पर ये सेंट्रल लाइन बन गई हमारी। देन अपर कंट्रोल लिमिट 33.07, सो 5 10 15 20 25 30 एंड 33.07 ये बन गया हमारा अपर कंट्रोल लिमिट। देन लोअर कंट्रोल लिमिट 7.45, सो 5 और 10 के बीच में आएगा 7.45। हमेशा याद रखना सेंट्रल लाइन को परफेक्ट लाइन से ड्रॉ करना एंड अपर कंट्रोल लिमिट एंड लोअर कंट्रोल लिमिट को डॉटेड लाइन से ड्रॉ करना। इसका मतलब ये हो जाता है कि हमारा जो एवरेज डिफेक्ट निकलने वाले हैं वो 20.26 निकलने वाले हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपर कंट्रोल लिमिट का वैल्यू है 33.07, उससे ज़्यादा डिफेक्ट्स नहीं होने चाहिए, नहीं तो हमारा कंज्यूमर हमारे प्रोडक्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा, रिजेक्ट कर देगा। सो 33 यूनिट से ज़्यादा डिफेक्टिव नहीं होने चाहिए। अगर मैं पेन का प्रोडक्शन कर रहा हूँ और 200 का पैकेट है तो 33 से ज़्यादा डिफेक्टिव पेन नहीं जाने चाहिए एक पैकेट में, नहीं तो कंज्यूमर वो पैकेट वापस कर देगा। नाउ ये तीनों लाइंस ड्रॉ करने के बाद ये जो आपको जिगजैग लाइन दिखाई दे रही है ये ड्रॉ करनी है। और ये कैसे होगा, तो ये आप TY BCom से पहले जितने भी चार्ट सीख कर आए हो 11 12th में, उन सब में ये पॉइंट हो चुका है आपका। डेट 1 डिफेक्टिव 18, तो यहाँ पर डेट 1 डिफेक्टिव 18 कहाँ आएगा, 15 और 20 के बीच में 18। डेट 2 10, सो डेट 2 10 यूनिट्स डिफेक्टिव। डेट 3 20 डिफेक्टिव, डेट 3 20 डिफेक्टिव एंड सो ऑन। ऐसे 15 डेट्स का आप चार्ट बनाओगे। ये जितने भी डॉट्स आएंगे, इन डॉट्स को कनेक्ट करने के बाद फाइनली हम अपने कंक्लूजन पर आएंगे। सो ये डॉट्स कनेक्ट हो गए, नाउ सम का कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या लिखा हुआ है, अब यहां पर आपको ये देखना है कि इन डॉट्स में से कोई डॉट अपर कंट्रोल लिमिट के बाहर तो नहीं गया। सो क्या लिखा हुआ है देखो, फ्रॉम द कंट्रोल चार्ट वी कैन सी दैट द वैल्यूज कोरस्पॉन्डिंग टू 15th सैंपल, मीन्स ये वाला सैंपल 15th सैंपल, फॉल्स आउटसाइड द अपर कंट्रोल लिमिट। 15th डेट वाला ये जो सैंपल है ना, ये अपर कंट्रोल लिमिट के बाहर चला गया है। यानी हमारा एक एवरेज है कि अपर कंट्रोल लिमिट से ज़्यादा डिफेक्ट्स नहीं होने चाहिए, और हमारा अपर कंट्रोल लिमिट है 33.07,
और 15th डेट को जो डिफेक्ट्स निकले हैं वो हैं 34। इसका मतलब हुआ कि 34 डिफेक्ट्स होंगे तो हमारा कंज्यूमर हमारे प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देगा। अब ये बाकी के दिन तो ऐसा नहीं हुआ, उसी दिन क्यों ऐसा हुआ कि हमारा प्रोडक्ट डिफेक्टिव हो गया? और इतने सारे डिफेक्ट्स, 34 डिफेक्ट्स, कंज्यूमर वापस कर देगा हमारे प्रोडक्शन को। सो अब हमें क्या करना होगा? हमें ये ध्यान रखना होगा कि 15th डेट को ये क्यों इतने सारे डिफेक्टिव आ गए। क्या मशीन में कोई खराबी थी? रॉ मटेरियल खराब आया था? ऐसा भी होता है कि वर्कर्स के पास वर्क जो होता है वो ओवरलोड होता है। हमने 8 आवर्स की जगह वर्कर से 12 आवर्स काम लिया होगा उस दिन। सो वर्कर्स थके हुए होंगे, जल्दी जल्दी काम करते जा रहे होंगे और डिफेक्टिव प्रोडक्शन करते जा रहे होंगे। अब हमें इस कंक्लूजन से अपने प्रोडक्शन में फाइंड आउट करना है कि उस दिन इतने सारे डिफेक्टिव प्रोडक्ट क्यों बने और उसे अब हमें सॉल्व करना होगा। सो एनीवे, आप इस चैप्टर का भी कंक्लूजन समझ लो कि डिफेक्ट्स जितने कम होंगे हमारा प्रोडक्ट उतना ही ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाएगा मार्केट में। आप एक चिप्स का पैकेट भी लेने जाओ, जितने भी नंबर ऑफ पीसेस अंदर आते हैं, आप सोचो उसमें से कि 200 पीसेस हैं और उसमें से 34 टूटे हुए हैं, तो क्या आप उसे एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट कर दोगे? एज अ कस्टमर सोचना। सो दैट्स इट। आगे लिखा हुआ है कि 15th सैंपल फॉल्स आउटसाइड द अपर कंट्रोल लिमिट, अपर कंट्रोल लिमिट के बाहर जा रहा है। द प्रोसेस इज देयरफॉर आउट ऑफ स्टैटिस्टिकल कंट्रोल, हमारे कंट्रोल से बाहर जा रहा है ये। द असाइनेबल कॉजेज ऑफ वेरिएशंस मस्ट बी फाउंड आउट, वेरिएशंस मीन्स डिफेक्ट्स, क्यों हुए इतने सारे उसका रीजन फाइंड आउट करना है। एंड रिमूव्ड, अगर हमें पता चल गया कि ये रीजन है, से एग्जाम्पल उस दिन रॉ मटेरियल डिफेक्टिव आया था, तो अब हमें रॉ मटेरियल में ध्यान रखना होगा। हो सकता है मशीन में कोई प्रॉब्लम हो तो मशीन को रिपेयर करवाना होगा या मेंटेनेंस करना होगा। कहने का मतलब है कि 15th डेट को इतने सारे प्रोडक्ट क्यों फॉल्ट बने, डिफ़ॉल्ट बने या डिफेक्टिव बने, वो ढूंढना है एंड देन उस प्रॉब्लम को रिमूव करना है। सो स्टूडेंट्स, ये हमने आज इलस्ट्रेशन 10 सीखा, जिसमें हमने एनपी चार्ट क्या होता है, कैसे बनाते हैं, वो सीखा। आपको नोट डाउन करना है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन आपके बुक में हो सकता है आगे पीछे हो। सो दैट्स इट। ये लेक्चर पूरा कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू सम के साथ।